रूपोस भाग 19। अंजी भी तब तक सोकर उठ चुकी थी और बेड पर लेटी मोबाइल चला रही थी। शायद वो उत्कर्ष से बात कर रही। ठीक है, मैं मानू को पूछकर बताती हूँ, अंजी ने कहा। मानू, अच्छा हुआ तू यहीं पर है, वह मानू को रूम में देखकर बोली। ये सुनकर मानू भी अंजी के पास आए हुए कहने लगी, क्या हुआ, क्या पूछ रहा है वो? मानू ने कहा। अंजी ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले तू खुद ही बात कर ले। और यह कहकर वह बेड से उतरकर आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को देखने लगी, जिस पर कल रात की वजह से डार्क सर्कल आ गए थे। वह मायूसी सा फेस बनाकर अपने ड्रॉअर से क्रीम निकालकर लगाने लगी। मानू ने उसे ऐसा देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए देखकर अंजी को भी हंसी आ गई। हाँ उत्कर्ष, क्या बात है? मानू अंजी से अपना ध्यान हटाकर अपने बेड पर जाते हुए फ़ोन पर कहा। दूसरी साइड उत्कर्ष ने कुछ कहा, जिससे सुनकर मानू ने उसे हाँ कह दिया। मानू, लेकिन टिकट कल शाम की ही लेना, मानू ने कहा। उधर से उत्कर्ष ने फिर कुछ कहा। मानू, ठीक है, कल कॉलेज से दोपहर को बंक करने के बाद, मानू ने कहा और फिर कुछ देर बात करके कॉल कट कर दिया। इधर अम्बू अपने बेंच पर बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी नज़रें जैसी पर थी, जो कि अपने बैग से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त क्लास पूरी तरह खाली था, बस कुछ ही स्टूडेंट्स थे। जैसी अम्बू के सीट के पीछे दूसरी साइड बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ अम्बू के पीछे आकर खड़ी हो गई और उसे आवाज़ देते हुए कहा, सुनो। जैसी की आवाज़ सुनकर वह पीछे मुड़ा। हाँ, कौन है? मैं, वह जैसी से बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था यूँ अचानक वह उसे क्यों पुकार रही। हाँ तुम, जैसी ने कहा। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अम्बू ने कहा। नहीं, कुछ काम नहीं था, जैसी ने कहा। वहीं कुछ लोग उन्हें ही देखने लगे, क्योंकि जैसी ने कभी भी उसके साथ क्लास में बात नहीं की थी। बस शायद एक दो बार ही किसी ने उसे ऐसे अम्बू के साथ बात करते देखा हो। हालांकि अम्बू का नेचर मजाकिया था, वह सबसे बात कर लेता अगर कोई उससे आगे से आकर बात कर लेता तो। अगर कुछ काम नहीं है तो मुझे क्यों पुकारा? अम्बू ने सपाट तरीके से कहा। उसके ऐसे कहने पर जैसी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर थोड़ी देर के बाद खोला। उसने अपने हाथ में पकड़ी अम्बू की नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारी नोटबुक वापस करना था। ओह, ये नोटबुक तुम्हारे पास है? मैं कब से इसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। वैसे ये तुम्हारे पास कैसे आई? अम्बू ने अपनी आंखों को उचकाते हुए कहा। ये कितना भुलक्कड़ है यार, इसी ने तो मानू को दिया था। अम्बू की बात सुनकर जैसी अपने मन में कहा। ये तुमने मानू को दिया था? जैसी ने कहा और नोटबुक टेबल पर रखकर फटाक से अपनी जगह से बैग लेकर निकल गई। अम्बू उसकी हरकत को देखता ही रह गया और कुछ सोचकर वह भी जल्दी से अपने सामान को बैग में पैक कर बाहर आ गया। जैसी तेज कदमों से नीचे उतरने लगी, लेकिन अम्बू ने झट से उसका हाथ पकड़ा और कॉरिडोर के साइड ले गया। जैसी पहले तो किसी के हाथ पकड़ने पर चौंकी, लेकिन फिर से जैसे ही अम्बू को देखा नॉर्मल हो गई। क्या हुआ? मुझे ऐसे यहाँ लाने का क्या मतलब? वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। क्यों, क्या मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता क्या? अम्बू ने उसके करीब आते हुए कहा। पहले तो जैसे ही अम्बू ने ये कहा, जैसी का दिल धक से रह गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़ाकर बोली, नहीं पकड़ सकते? और किस हक से पकड़ोगे? तुम्हारा कोई राइट नहीं है मुझ पर, कहकर उसने अपना हाथ झटका और घूरकर अम्बू को लेकर जाने लगी। अम्बू को आजकल जैसी का बर्ताव गुस्सा दिला देता था। पहले वह उसे देखकर गुस्सा जरा भी नहीं करती थी, लेकिन आजकल बहुत अजीब बिहेवियर करने लगी है। बात तो वह कम ही करती, लेकिन आजकल वह उसको इग्नोर करती। कुछ बोलो तो गुस्सा करने लगती। लेकिन अम्बू भी तो यही चाहता था, इसलिए वह अपनी जीएफ को भी यहाँ बुला लेता। फिर अम्बू को क्यों उससे तकलीफ होने लगी? उसका चेहरा ये सोचकर फीका पड़ गया। वहीं तुरंत फिर से जैसी के पास चला गया। अम्बू, सुनो, रुको, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वह जैसी को रोकते हुए उसके सामने जाकर बोला। जैसी ने आसपास देखा तो उसे सारे स्टूडेंट्स फिर से उन्हें देखने लगे। अगर कुछ काम हो तो बोलो, वरना मुझे भूख लगी है, मैं कैंटीन जा रही हूँ, जैसी ने बहाना बनाया। तो ठीक है, फिर चलो कैंटीन में बैठकर बातें करते हैं, अम्बू ने कहा। जैसी उसके कैंटीन में जाने की बात सुनकर चौंक गई। उसे लगा था कि अम्बू उसे जाने देगा,
लेकिन यहाँ तो वो खुद उसके पास जाना चाहता है। क्या? नहीं, मुझे अकेले जाना है। तुम जल्दी बोलो, तुम्हें क्या कहना है? जैसी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह मना करते हुए बोली, ये लड़का आखिर चाहता क्या है? इसकी जीएफ आज नहीं आई तो मेरे साथ जाने को तैयार हो गया। अगर वो होती तो कैसे दोनों एक दूसरे से चिपके रहते, जैसे इन पर किसी ने फेविकॉल चिपका दिया हो। वो अपने मन में सोची। अम्बू को उसका यूं मुंह पर मना करना अच्छा नहीं लगा। सही तो कह रही है, भला अब क्यों वो तेरे साथ जाना चाहेगी? तूने ही तो इसे बार बार यही दिखाने की कोशिश की है कि तू अपनी जीएफ के साथ कितना खुश है। वो खुद ही अपने मन में बोला। जैसी का फ़ोन रिंग हुआ। हाँ, उसने फ़ोन पर कहा और एक नज़र अम्बू को देखकर बिना किसी रिएक्शन के वहाँ से जाने लगी। अम्बू पहले अपना सर झुकाकर वापस जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन फिर वह जैसी के पीछे चला गया। क्या? पर तुमसे मैंने कल की टिकट बुक करने को कहा था ना, फिर क्यों तुमने आज शाम की? दूसरी साइड से कुछ कहा गया। जैसी, क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। जैसी, ये अल्बर्ट भी ना, क्या ज़रूरत थी दीदी को बताने की? मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन दादी माँ भी ना मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। अब जल्दी निकल ले बेटा, ऐसा करती हूँ किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। और वह अपने मन में बड़बड़ाई, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, अम्बू ने कहा। ये सुनकर वह अपने पीछे खड़े अम्बू को घूरकर देखने लगी। जैसी, ये अभी तक मेरे पीछे है? भगवान, आप भी ना, जब चाहती थी ये मेरे पास रहे तो आपने मुझे इसके पास होने के एक एक एहसास के लिए तड़पाया है, लेकिन अब जब मैं खुद इससे दूर जाना चाहती हूँ तो इसे मेरे पास ला रहे हो। पता नहीं आप क्या चाहते हो मुझसे? खुद से ही जैसी सोचते हुए एकटक अम्बू को देखने लगी। अम्बू, यदि तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। जैसी ने ये सुनकर टाइम देखा और ज़्यादा ना सोचकर उसने अम्बू को ठीक है कह दिया। ये सुनते ही अम्बू का चेहरा खुशी से खिल गया। एक पल को जैसी भी उसकी स्माइल और गालों के डिंपल में खो गई। अम्बू जल्दी से अपनी कार लेने चला गया। उसने अर्श को फ़ोन पर बता दिया कि वह घर जा रहा है और फिर जैसी के पास कार लाकर रोक देता है। जैसी गेट के पास खड़ी उसके आने का वेट कर रही थी। बैठो, उसने जैसी से कहा। जैसी ने दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गई। अम्बू ने कार आगे बढ़ा दी। वैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? जैसी ने पूछा। अम्बू ने उसकी तरफ देखा। वह सामने देखकर ही बात कर रही थी। हाँ, वो मुझे तुमसे प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी, अम्बू ने कहा। तब तो तुम्हें किसी और से मदद लेनी चाहिए, जैसी ने धीरे से कहा, लेकिन अंदर से एक प्यारा सा एहसास हो रहा था कि वह अम्बू के साथ है और वह उसे हेल्प मांग रहा है। वो क्यों? अम्बू ने कहा। क्योंकि मैं नहीं रहूंगी, जैसे कि मुंह से अचानक से निकला। तो एक पल को उसकी बात सुनकर अम्बू का पैर कार की ब्रेक पर लग गया और कार झटके से रुक गया। कॉलेज के बाहर एक कैफे में रूही, काशी, रूसा बैठे हुए थे। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। काशी, हमारा प्लान कुछ तो काम किया, लेकिन अनायास का उस मानू के लिए इतनी केयर मुझे समझ नहीं आ रहा, रूसा ने काशी से कहा। हाँ यार, मुझे भी, रूही ने कहा। पर जो भी हो रूही, तुमने अनय के सामने अच्छी एक्टिंग की, रूसा ने कहा। और उस अंजी की हालत देखी, कैसे डरती थी, बहुत बनती थी वो हमारे अर्श से, कैसे हर वक्त बदतमीजी से बात करती है। उसको तो अच्छा सबक सिखाया, काशी ने कहा। वो तीनों अपने प्लान के बारे में बात करने लगी, जो उन्होंने मानू और अंजी के लिए बनाया था। पिछले 1 महीने से ये सब मिलकर अंजी को ये एहसास दिला रहे थे कि वह उसको कोई स्टॉक कर रहा है। कभी ये लोग उसके सामानों को इधर उधर रख देते, तो कभी उसको सुनसान जगह पर उसका नाम लेकर पुकारते, तो कभी उसके खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिला देते, जिससे उसकी चेतना कुछ समय के लिए शून्य हो जाती, जिससे वह कुछ भी काम कर भूल जाती थी। इससे अंजी बहुत परेशान होने लगी थी और इससे उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। वही रूही ने अनय को झूठा बोला था कि एक लड़के ने उसे प्रपोज किया है और वह उसे मना कर रही है, लेकिन वह उसके पीछे पड़ा है। और यह कहकर वह परेशान होने का नाटक करने लगी, जिसकी वजह से अनय को अक्सर उसके पास रहना पड़ता था। और एक दिन अनय ने उस लड़के को बहुत समझाया, फिर वो नहीं माना। फिर रूही भी धीरे धीरे अनय को ये दिखाने लग गई कि वह उस लड़के को पसंद करने लगी है और अनय के सामने उस लड़के की बुरी इमेज भी दिखाने लगी, लेकिन किसी और के जरिए, उस जिससे अनय को उसकी फिक्र हो और
हुआ भी यही। उसे कहीं से पता चला कि वो लड़का एक नंबर का शराबी और बुरी नीयत वाला है, जिसके लिए लड़की बस एक खेलने की चीज़ है। रूही को उसने सच्चाई बताई तो उसे ही दोष देने लगी कि तुमने ये जानबूझकर कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इस लड़के से मुझे बचाओ, लेकिन इसको जानने के बाद शायद वो अच्छा लड़का है। अने ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह सच बोल रहा है और लड़का अच्छा नहीं है, पर वह नहीं मानी और उसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। लेकिन अने के पापा ने अने को ये जिम्मेदारी दी थी कि वह रूही का ख्याल रखे, क्योंकि वह अभी मैच्योर नहीं हुई है और बहुत नाजों से पली है, तो उसे अच्छे और बुरे का पता नहीं चलता, सब में अच्छाई देखती है। यही कारण था कि वह पहले ही रूही का बहुत ख्याल रखता। और जब परिस्थिति ऐसी थी कि उसने कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने रूही को उस लड़के से बचाने के लिए झूठ बोला कि वह उससे प्यार करने लगा है और उसे प्रपोज भी कर दिया। और किस भी रूही यार, मैं झूठ नहीं कह रहा, तुम समझो मेरी बात। अने ने कॉलेज के कैंटीन में जाते हुए रूही को आवाज़ देते हुए कहा, लेकिन रूही वहाँ से गुस्से से बाहर आ गई। मुझे कुछ नहीं सुनना। अने देखो, माना मैंने ही तुम्हें उस लड़के के बारे में बताया था, लेकिन अब मुझे भी वो ठीक लगने लगा है, इसलिए मैं उसके प्रपोजल को हाँ करने वाली हूँ। रूही ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अने ने गुस्से से कहा, और क्यों भला? रूही ने अने से हाथ बांधकर कहा। अने से कुछ कहते न बना, लेकिन उसके पापा की बात आते ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके सामने मानू का चेहरा आ गया। आई मीन सॉरी मानुषिका, ये मेरी मजबूरी है, पर अनायास आहूजा जो भी करे उसके दिल पे सिर्फ एक लड़की का राज है और वो तुम हो। आज इस हालत में मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो अपने मन में बोला, मैं अभी जो करने जा रहा हूँ, सोचा था तुम पहली लड़की होगी जिस पर इसका हक होगा, पर तकदीर पता नहीं क्या चाहती है। वो अपने मन ही मन में कहने लगा और कुछ सोचकर घुटनों के बल बैठ गया। आई लव यू रूही, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। एक सांस में उसने रूही को कहा और अपना हाथ रूही के सामने बढ़ा दिया। रूही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अने ये तुम? वह उसके आगे कुछ न बोली और झट से अपने हाथों को अने के हाथ में रख दिया। अने भी खुश हो गया कि चलो रूही अब उस लड़के के बारे में नहीं सोचेंगी, लेकिन तभी पीछे वह लड़का आ गया। अने किस्मी, रूही ने कहा। क्या? अने ने उसे देखकर कहा। हाँ किस्मी, अभी तो तुमने प्रपोज किया है ना, तो ये भी नॉर्मल है, रूही ने कहा। अने सोच में पड़ गया। अने जल्दी करो, वो लड़का हमारे ठीक पीछे है। यदि उसने हमें देखा तो वह खुद ही मेरा पीछा छोड़ देगा, क्योंकि कॉलेज में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह अनायास आहूजा की जीएफ को नज़र उठाकर भी देखेगा। अने को समझ नहीं आया वह क्या बोले। उसने एक बार अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सॉरी मानुषिका कहकर वह खड़े होकर रूही को किस करने के लिए झुक गया। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि ये सब उसके फ्रेंड्स का बनाया हुआ एक ट्रैप था, जिसमें रूही उसे फंसा रही थी, और वो भी मानू के सामने। वही काशी और रूसा मानू को एफएफ के बीच नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया, और वो लड़का भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था। उन लोगों का प्लान काम कर गया। रूसा ने जानबूझकर अंजी को ये एहसास दिलवाया कि ये सब अर्श कर रहा है, ताकि वह अर्श को बुरा भला कहे, जिससे अर्श खुद ही उससे दूर हो जाए। और कुछ हद तक उसका प्लान कामयाब रहा। जहां अंजी ने अर्श को गलत समझकर उसे गलत सलत कहा, वही मानू भी अब अने को रूही के साथ देख चुकी थी, तो अब वह चाहकर भी उन लोगों के बीच नहीं आ पाएंगी। यदि उसके दिल में अने के लिए कुछ हुआ तो भी वह अब कुछ नहीं कर पाएंगी। यही सब बातें वो आज डिस्कस कर रही थी, लेकिन इन सब में वो अनजाने में ही अपने दोनों दोस्तों का दिल दुखा रही थी। यार अब आगे का क्या? रूसा ने अपने लिए मेन्यू के कार्ड से कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए पलटकर काशी को देखकर कहा। काशी उसे अचंभे से देखने लगी। क्या मतलब आगे क्या से? अरे अब अने ने रूही को प्रपोज कर दिया है, तो क्या रूही तुम भी अने को प्यार करती हो? रूसा ने रूही से पूछा। अम्बू ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाकर जैसी को देखा। क्या मतलब कि तुम नहीं रहोगी? एक बेचैनी के साथ उसने जैसी से कहा। तब जैसी को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। जैसी
मेरा मतलब कि मैं अभी घर जा रही हूँ और पता नहीं कब आना हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्या पर तुम्हारा प्रोजेक्ट? अम्बू ने पूछा। नहीं सोचा है इस बारे में कुछ, जैसी ने कहा। ये क्या है कि नहीं सोचा? अरे तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन करेगा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द उसे जमा करना है। और तुम जिसके साथ काम कर रही थी वो क्या अकेली करेंगी? अम्बू ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। जैसी नहीं, वो दूसरे ग्रुप में है। मुझे बिना मेहनत के नाम कमाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे दूसरे के साथ काम करने को बोल दिया है। अम्बू, पर तुम्हारा क्या? तुम क्या करोगी प्रोजेक्ट का? नहीं सोचा है कुछ मैंने अभी, कहते हुए जैसी ने एक बार अम्बू को चेहरे को देखा। आज इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही? जैसी अपने मन में बोली। अम्बू भी कुछ सोचने लगा। दोनों ही कुछ देर के लिए शांत रहे। फिर अचानक से अम्बू के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने जैसी से कहा, एक काम क्यों नहीं करती? मुझे प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प चाहिए ही तो तुम फ़ोन से ही मेरा हेल्प कर देना। इसमें से एक तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने कुछ नहीं किया, और दूसरा मेरी हेल्प भी हो जाएगी और मैं हम दोनों का नाम इस प्रोजेक्ट के लिए दे दूंगा। जैसी ने उसकी बात सुनकर 2 मिनट सोचा। क्या करूं? मैं तो खुद उसकी यादें लेकर यहाँ से जा रही थी, पर ऐसे में तो वहाँ भी मुझे अपनी एहसास करवाएगा। इसे अब मैं कैसे कहूँ कि इस प्रोजेक्ट का अब मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ज़िंदगी ही अब चंद लम्हों की है। सोचते हुए जैसी खुद से ही तर्क वितर्क करने लगी। तो क्या हुआ, तेरी ज़िंदगी चंद लम्हों की है। इन जाते हुए लम्हों में तुझे अम्बू का साथ तो नहीं, पर कम से कम उसकी आवाज़ तो सुनने को मिल ही रही है, जो तेरे लिए बहुत खास होगा। यह सोचते हुए उसने अम्बू को देखकर ओके ठीक है कह दिया। अम्बू का चेहरा ये सुनकर खिल गया। कुछ समय बाद उसने कार हॉस्पिटल के सामने रोक दी। नहीं यार, कुछ नहीं, मैं अने को बस अपना दोस्त ही मानती हूँ। वो तो मानू को उससे दूर रखने के लिए मैंने उसे कह दिया, रूही ने उन दोनों से कहा। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आया। तो आगे क्या करोगी तुम? रूसा ने चाय का कप उठाते हुए कहा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, वह मुंह बनाकर बोली। यदि मुझे सच में प्यार करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके जैसे लड़के को शायद ही कोई मना करे, रूही ने कहा। पर तुम तो उससे प्यार नहीं करती ना? काशी ने रूही से कहा। हाँ, पर किसी और से भी तो नहीं करती, और अने में वैसे भी कुछ बुराई भी नहीं है। कुछ समय बाद यदि मुझे उससे प्यार हुआ तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊंगी, वरना उसे मना कर दूंगी। तब तक कम से कम नाटक तो करना ही पड़ेगा, जैसी ने कहा। रूसा और काशी को रूही की बात अच्छी नहीं लगी। उसे बस अने को उस टाइम तो बातों में उलझाना था जब तक मानू उन्हें देख रही थी, उसके बाद उसे अने को मना कर देना था। उसके प्लान में यही तक था, लेकिन रूही ने किस कर और अने को प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रायता फैला दिया। काशी और रूसा एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें अने के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसकी इनसिक्योरिटी के कारण वो ऐसा करने को मजबूर हो गई। रूही, आई थिंक तुम्हें अने को मना कर देना चाहिए, रूसा ने कहा। लेकिन यार, यदि अभी मना कर दी तो मानू को कहीं शक न हो जाए। अभी कुछ वक्त और अपना नाटक करते हैं ना, वैसे भी अभी नवरात्रि आने वाली है, उसके बाद देखते हैं, रूही ने कहा। दोनों को उसकी बात सही लगी, इसलिए कुछ न कह पाई और कैफ़े से बाहर आ गई। अगले दिन जैसी हॉस्टल से चली गई थी, उसने अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया था। शाम का समय अंजी और मानू दोनों उत्कर्ष के साथ मूवी देखकर बाहर आई। थैंक्स उत्कर्ष, मूवी अच्छी ही थी। मेरा तो हंस हंस कर पेट ही फूल गया, मानू ने कहा। उत्कर्ष ने कुछ नहीं कहा, उसने ये जानबूझकर किया ताकि मानू का मूड सही हो। हाँ यार, सच में बहुत अच्छी मूवी थी, मज़ा आ गया। मुझे भूख लग रहा है, अब चलो कहीं खाने चलते हैं, अंजी ने कहा। ठीक है, फिर चलो, कहकर दोनों जाने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और अचानक भीड़ होने की वजह से मानू का हाथ अंजी के हाथ से छूट गया। उत्कर्ष भी अलग हो गया। ये क्या हो रहा है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? अंजी ने कहा। अरे एन मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ का बड़ा बेटा निशांशु आहूजा आज लंदन से वापस आया है, तो शायद इसी मॉल में है। सारे बिजनेस जगत में इसका बहुत नाम है, लड़कियां उसके पीछे पागल है, और वह हम जैसे यंग जनरेशन का मोटिवेशनल है, आइडियल है वह सभी यूथ का। उसका छोटा भाई भी यही, शायद इसलिए
वह उससे मिलने आया है और ये भीड़ उसे देखने के लिए है। एक लड़की ने कहा, हुँ, इन लड़कियों का ना मुझे समझ नहीं आता। उस लड़की की बात सुनकर अंजी अपने में बोली और मानू को ढूंढने लगी, लेकिन मानू भीड़ में ही दब गई, जिसका मोबाइल भी नीचे गिर गया और वो अपना मोबाइल ढूंढने के लिए नीचे झुक गई। लेकिन उसके ऊपर अचानक किसी के हाथों में रखा खाने की चीज़ उसके ऊपर आकर गिर गई, जिससे उसके कपड़े और उसके बाल भी पूरी तरह खराब हो गया। ओ गॉड, ये क्या हो गया? कहती हुई उसने ऊपर देखा तो वह जगह खाली हो गया और बहुत सारे गार्ड्स वहां पर लाइन में आकर खड़े हो गए। मानू जहां थी वहीं रुक गई। उसके सामने बहुत से गार्ड खड़े हो गए थे। शायद वो किसी के आने के लिए रास्ता बना रहे थे। मानू को बहुत अजीब लग रहा। एक तो उसके मोबाइल टूट गया, दूसरा वह पूरी तरह गंदी हो चुकी थी। तभी वहां से एक यंग सा लड़का गुजरने लगा। उसके लंबे लंबे पैर ही मानू को दिखाई दे रहे थे, जो उसकी ओर ही आ रहा था। ओ मैडम, हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, किसी ने कहा। तो मानू का चेहरा गुस्से से भर गया और वह अपना मोबाइल उठाना छोड़ गुस्से से खड़ी हो गई। लेकिन उसके खड़े होते ही उसके मोबाइल के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वह जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उसका चेहरा नीचे कर लिया। उसकी नज़र नीचे गई तो वह लड़का मोबाइल को कुचलते हुए वहाँ से आगे चला जा रहा था। मानू ने आओ देखा न था। वह अपने मोबाइल को उठाने के लिए फिर से झुक गई, लेकिन वहाँ पर एक के बाद एक पैर मानू के मोबाइल पर रखते चले गए। उसका हाथ भी भीड़ में किसी के पैरों के नीचे दब गया। उसकी आंखें भी उसके गले से बाहर आ गई। लगभग खून आने लगा था उसके हाथों से। और जब सब चले गए और वह गुस्से से आग बबूला हो गई। कौन है ये इंसान जिसे किसी के सामान की भी कद्र नहीं? उसके पीछे ये लोग किस हद तक पागल है? मेरा मोबाइल तोड़कर रख दिया, मेरी हालत ख़राब हो गई इसकी वजह से। मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वह अपना मोबाइल लेकर खड़े हो गई और उसी भीड़ में घुस गई। उसके शरीर से खाने की स्मेल आ रही थी, जिसे सूंघकर देखकर सब लोग उसके रास्ते से हटते गए और अजीब सा फेस बनाने लगे। लेकिन उसे उसकी फिक्र भी कहाँ थी। अभी अभी जो उसके साथ हुआ, उसके लिए उस लड़के को दोषी मानकर उसकी तरफ बढ़ गई। मानो इतना गुस्सा हो चुकी थी कि वह सीधे उस लड़के के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे को बिना देखे ही एक जोर का तमाचा उसके गालों पर रसीद दिया। उस लड़के के हाथ से उसका मोबाइल गिर गया, जिस पर उधर से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। सारे गार्ड्स ने अपनी गन मानू पर तान दी, जिससे डर के कारण मानू की आंखें बंद हो गई। सीन ऐसा था कि मानू बीच में खड़ी थी और उसके चारों ओर सारे गार्ड्स अपने हाथों में गन ताने खड़े हुए थे। मानू की सांसें भी एक पल को रुक गई अपने सामने गन ताने आदमियों को देखकर। तभी एक गोली की आवाज़ सबको सुनाई दी। वहाँ पर जहाँ पर थोड़ी देर पहले चहल पहल थी, वहीं पर अब एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। अचानक गोली चलने से सब जगह सन्नाटा पसर गया। मॉल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि निशांशु अपने हाथों से गोली चलाने के लिए मना किया हुआ था, पर इससे पहले ही गोली चल गई। निशांशु ने गुस्से से अपने गार्ड्स को देखा। वहीं गार्ड्स ने अपने सर झुका लिया। उसने उन्हें भीड़ को संभालने के लिए कहा। इधर मानू फर्श पर गिरी हुई थी। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ये नहीं देखा कि उसे किसने बचाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो इस एहसास को अच्छे से पहचानती थी जो अभी उसे महसूस हो रहा। उसकी चेतना में जैसे ही इस एहसास से रिलेट इंसान का चेहरा सामने आया, उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और उसका शक सही निकला। ये यहाँ क्या कर रहा और आखिर इसने मुझे क्यों बचाया? वह अपने ऊपर अने को देखकर अपने मन में बोली। वहीं जैसे ही मानू ने अपनी आंखें खोली, अने जो कब से मानू को देख रहा था, उसे अचानक हक कर लिया। अने, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? निशांशु, तो उसके बोलने से पहले निशांशु ने कहा, जो कि वहाँ पर मानू को देखने आया था, कि वो ठीक है या नहीं। वही मानू समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या रिएक्शन दे। एक तो अने ने अचानक उसकी जान बचाई और उसे हक भी कर लिया, जबकि वह तो रूही से प्यार करता है। यदि मुझे कुछ हो भी जाता तो भला इसको क्या ही फर्क पड़ता। वह अने के बोली बात पर सोचने लगी। अने ने तो उसकी आवाज़ सुनी तो अपना चेहरा उठाकर देखा। सामने निशांशु खड़ा था। उसे देखकर उसे कुछ याद आया। दरअसल वह मानू
के जस्ट ऊपर फ्लोर पर था और मोबाइल की बात कर रहा था। लेकिन अचानक फ़ोन कटने की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था, पर तभी उसकी नज़र मानू पर पड़ी जो कि नीचे खड़ी थी। गार्ड्स उस पर बंदूक ताने खड़े थे। एक पल को उसकी जान निकल ही गई। उसने आओ देखा न था और डायरेक्ट उस फ्लोर से कूद गया और मानू को गोली छू पाती इससे पहले ही वह उसके साथ दूसरी तरफ कूद गया, पर दोनों ही गिर गए। ऐसे बार बार मानू को खुद से दूर जाता देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। पहले जंगल में और फिर हॉस्पिटल और फिर यहाँ। वह नहीं जानता था कि मानू उसके लिए कितनी ज़रूरी हो गई है। उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन मानू उससे दूर जाते जाते बच रही थी। अने निशांशु को देखा तो निशांशु ने अपना एक हाथ अने को उठाने के लिए बढ़ा दिया। अने ने निशांशु के हाथ को देखा और अपना हाथ उसके तरफ कर लिया, पर अचानक वहाँ पर लाइटों की रोशनी उन सब की आंखों में पड़ी। अने जल्दी से बिना निशांशु का हाथ पकड़े खड़ा हो गया और मानू की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया ताकि वह खड़े हो सके। लेकिन मानू की नज़रें निशांशु पर चली गई जो कि अने को घूर रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ गए। पब्लिक भी उनकी तरफ बढ़ने लगी। वहाँ पर मीडिया को देखकर निशांशु अपना रुख मानू से हटाकर अपने गार्ड्स को तरफ कर लिया और एक इशारा किया। वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। निशांशु ने अपने गार्ड्स के जाने के बाद अपना चेहरा मानू की तरफ कर लिया जो कि किसी स्टैचू की तरह वहाँ पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा, बाल, कपड़े सारे गंदे हो गए जिससे कोई भी उसे गरीब लड़की समझता या कोई भिखारन समझता। मिस्टर निशांशु आहूजा, ये लड़की कौन है जिसने आप पर हाथ उठाया और क्या बात हो गई जिसकी वजह से इसने आप पर इतने लोगों के सामने हाथ उठाया? क्या आप इसे जानते हैं? और आखिर इतने सालों के बाद इंडिया आने के बाद आप पर इस प्रकार से ऐसे किसी लड़की के हाथ उठाने का क्या मतलब? एक के बाद एक सवाल मीडिया ने दागे। वहीं पर अने ने सवाल को सुनकर निशांशु की ओर देखा। क्या तुमने इस पर हाथ उठाया? अने ने मानू को देखकर पूछा, लेकिन मानू ने उसकी बातों को इग्नोर किया। वो वहाँ पर मीडिया को देखकर डर गई और वह सारे लोगों को देखने लगी। चारों तरफ पब्लिक ही थी जिसे निशांशु के गार्ड्स पास आने से रोक रहे थे। मानू, लगता है बहुत बड़ा आदमी है। तुझे क्या ज़रूरत थी इसके ऊपर हाथ उठाने की? एक मोबाइल ही तो थी। एक मोबाइल पर ही तो पैर रखा था, दूसरी खरीद लेती। अब देख इतने सारे लोग तुझे कैसे देख रहे हैं। वह अपने में बोलने लगी। वही अने अच्छे से समझ रहा था, शायद वह इतने सारे लोगों को देखकर डर रही है। रिलैक्स, अपना हाथ दो और खड़े हो जाओ, अने ने मानू की तरफ झुककर कहा और अपना हाथ बढ़ाया। मानू ने अने को देखा और थोड़ी गहरी सांस ली। वह समझ नहीं पा रही थी ये आदमी आखिर कौन है और अने अचानक कहाँ से आ गया। निशांशु, जो कब से अने और मानू को ध्यान से देख रहा था, वह आगे आकर अने के कुछ करने से पहले अपना एक पैर को घुटने से डाउन किया और मानू को कंधे से पकड़कर सीधा किया। अने ने जाकर निशांशु पर ध्यान दिया जो मानू को उठा रहा था। वह खड़े होकर मानू को सीधा खड़े किया। मिस्टर आहूजा, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? कहिए, कहते हुए एक रिपोर्टर निशांशु के पास आ गई और उससे सवाल करने लगी। उसे ऐसा सवाल करता देख मानू ने निशांशु को अजीब नज़रों से देखा। वहीं रिपोर्टर को देखकर अने जल्दी से मानू के सामने आकर उसकी तस्वीर लेने से रिपोर्टर को रोकने लगा, लेकिन वहां पर लगातार एक के बाद एक रिपोर्टर आने लगे जिससे मानू पैनिक होने लगी। अने ने उसे ऐसा देखा तो अपनी सीने से लगा लिया और अपने जैकेट से उसको कवर कर लिया। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो मानू के पीठ को सहलाते हुए कहने लगा। मानू को इस समय कुछ होश नहीं था। ऐसे मीडिया के सामने इस तरीके से आने से वह घबरा गई थी, लेकिन अने के स्पर्श से शांत होने लगी और अपने सर को उसके चेस्ट से लगा लिया और अपने हाथ से उसके चारों ओर कर लिया। वही निशांशु जब यह देखा कि वह लड़की घबरा रही है तो उसने गार्ड्स को फिर से देखा। इस बार थोड़े गुस्से से उसने गार्ड्स को फिर से देखा। इस बार थोड़े गुस्से से सारे गार्ड्स ने रिपोर्टर को जाने के लिए कहा, लेकिन वो सब कहाँ मानने वाले थे, बल्कि उन्होंने अने को देखा तो उसे ही टारगेट करने लगे।